दोस्तों देखिए, जिस तरह से वर्तमान समय में 498 ए का महिलाएं दुरुपयोग कर रही है, ये वाकई में एक गंभीर स्थिति है। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ही उम्मीद है कि वो ही समय समय पर जिस तरह के फैसले देकर पति और उसके परिवार वालों को रिलीफ देते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ना हो, तो यकीन मानिए कि पति और उसके परिवार वालों को बचाना इन झूठे मुकदमों से बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह के मुकदमे जिस तरह से शिकंजा कसते हैं, या आप यकीन मानिए समाज में और परिवार में जिस तरह की इज्जत बनाई जाती है, उसके बाद में ये जो 498 के झूठे मुकदमे होते हैं और इसमें जिस जिस तरह के एलिगेशन जो लगाए जाते हैं पत्नी के द्वारा, वो वाकई में बेहद शर्मनाक है। अगर किसी महिला के साथ में वाकई में ऐसी घटनाएं होती है, उसको दहेज के लिए तंग और परेशान किया जाता है, तो ये सब चीज़ें गलत है। ऐसी महिलाओं के साथ में हम खड़े हैं, वो हमें फ़ोन करके कभी भी सलाह-मशवरा ले सकती हैं और अपने केस के बारे में जो भी उनको हेल्प चाहिए हमसे, वी आर ऑलवेज़ रेडी फॉर देम। बट जो अपनी इस ढाल को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है, उन महिलाओं के लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बढ़िया जजमेंट आया है। आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस 498 ए की झूठी एफआईआर के बारे में क्या लिखा है और किस तरह से पति और उसके माँ है, उसके जो भाई है पति का, उसको कितनी बड़ी राहत दी है इस जजमेंट के ज़रिए। और ये जजमेंट आने वाले जो है समय के लिए और वर्तमान समय में जो लोग झूठे केसों में फँसे हुए हैं, उन लोगों को कितनी बड़ी राहत दे सकता है, ये बात देखने की है। दोस्तों इस केस में पति और पत्नी की शादी 2009 में होती है। पति मुंबई में जॉब करता है, सो वाइफ जो है अपने पति के साथ में ही मुंबई में रहती है। और कभी-कभार जब फेस्टिवल वगैरह होता है, तब वो मध्य प्रदेश आती हैं अपने सास और अपने देवर से उनसे मिलने के लिए, मतलब अपने ससुराल में वो कभी-कभार ही आती हैं, जब कभी कोई फेस्टिवल वगैरह का टाइम होता है तभी। उसके बाद में क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद में सास को पता चलता है कि जो वाइफ़ है, वो घर छोड़ के चली गई है। और इसी दौरान सास के द्वारा अपने मध्य प्रदेश के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दी जाती है कि मेरी जो बहू है, उस पर मुझे अंदेशा है, शक है कि वो मेरे खिलाफ किसी पुलिस थाने में झूठा मुकदमा दर्ज करवा सकती है। दोस्तों इसी के बाद क्या होता है कि 4 साल तक बीत जाते हैं, 2013 का समय आता है। 2013 के समय में जब पति को लगता है कि मेरी पत्नी अब बुलाने पर भी नहीं आ रही है और उसके आने का अब कोई चांस नहीं है, वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती है, तो इसी बात का ग्राउंड बनाकर पति ने एक डाइवोर्स की एप्लीकेशन पत्नी के खिलाफ में फैमिली कोर्ट में फाइल की। जैसे ही ये एप्लीकेशन फाइल होती है, पत्नी को अंदेशा होता है, तो पत्नी ने क्या किया कि सबसे पहले जाकर पति और अपने सास और अपने देवर के खिलाफ 498 का मुकदमा दर्ज करवा दिया। दोस्तों जैसे ये मुकदमा दर्ज होता है, तो ये एक झूठा एलिगेशन था और इसमें हस्बैंड को और उसके परिवार वालों को पता था कि ये जो मुकदमा झूठा है, और इसी के बाद में सास और देवर के द्वारा हाई कोर्ट में पिटीशन लगाकर अग्रिम ज़मानत ली जाती है इसमें। अग्रिम ज़मानत लेने के बाद में इसमें उनके द्वारा इस 498 ए की जो एफआईआर है, उसको पूरी तरह से क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी में एक एप्लीकेशन लगाई जाती है। हालाँकि ये एप्लीकेशन पेंडिंग रहती है और उसी के दौरान पुलिस के द्वारा 498 ए में चालान पेश कर दिया जाता है, और चालान पेश होते ही जो एफआईआर क्वैशिंग की जो एप्लीकेशन है, वो रिजेक्ट कर दी जाती है। दोस्तों उसके बाद में क्या होता है कि इसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाता है। उसके बाद में इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर को बारीकी से पढ़ा और जो पत्नी के द्वारा उस एफआईआर में एलिगेशंस लगाए गए थे, उनको बड़ी बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया और ये पाया कि जो महिला के द्वारा 498 ए में जो बातें लिखी गई है और जो दूसरी जगह उसकी स्टेटमेंट है, उनमें बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन है, और जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन की बात आती है, वहाँ पर आप ये समझिए कि आपका केस कमज़ोर है। उससे ये साफ पता चलता है कि आपकी मंशा क्या है केस दर्ज करवाने की, आप क्यों केस दर्ज करवा रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या है। तो यहाँ पे पत्नी का इंटेंशन सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल क्लियर नज़र नज़र आ रहा था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पत्नी एक जगह तो ये कहती है कि मेरा जो स्त्री धन है, वो मेरे देवर ने जो है अपने पास में रख लिया है, और एक जगह वो अपने दूसरे जो उसने पिटीशन लगाई थी
अपने पति के खिलाफ में, दूसरी जगह वो ये कह रही है फैमिली कोर्ट में कि मेरे पति ने जो है मेरा स्त्री धन रख लिया। तो इस तरह से स्त्री धन को लेकर उसकी बातों में ये फ़र्क आना, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है देखा। और एक मेन चीज़ दोस्तों जो आपको भी ध्यान रखनी है, आपको भी इसमें पॉइंट आउट करना है कि जैसे 2009 में पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया था, उसका घर छोड़ के अपने वो मायके चली गई थी, अपने पियर चली गई थी। लेकिन उसके बाद में वो जो एलिगेशन लगा रही है, वो एलिगेशन लगाने के लिए उसने 4 साल का समय ले लिया दोस्तों, 4 साल। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर आपके साथ में इस तरह की कोई घटना होती है, वास्तव में आपके साथ में क्रूरता हुई है, दहेज के लिए तंग परेशान, मारपीट वगैरह एंड ऑल, ये सब चीज़ें होती है, तो आप 4 साल तक इंतज़ार कैसे कर सकते हैं? तो 4 साल का जो डिले है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया। और दोस्तों बयानों में भी काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन था, उसको भी लेकर जो है नोट किया सुप्रीम कोर्ट ने। और एक जगह सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नोट किया कि जो छोटे-छोटे एलिगेशंस लगाए गए थे कि जब मैं कोई कपड़ा पहनती थी तो मेरे सास के द्वारा मुझे ताने-बाने कसे जाते थे, जब मैं मैक्सी पहनती थी तो मुझे जो है ताने दिए जाते थे, और जब देवर की शादी की जा रही थी तो देवर ने जो है अपनी शादी को धूम-धाम से मनाने के लिए मुझसे पैसों की डिमांड की। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ इसमें कहा कि इस तरह के एलिगेशंस प्रैक्टिकल नहीं होते। देखिए, पत्नी का काम है एलिगेशन लगाना, वो 498 में लगाए या फिर डोमेस्टिक वायलेंस में या फिर जो है 125 में, जिस किसी में भी फॉर्मेट में वो एलिगेशन जो लगाती है ना, उस एलिगेशंस को आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। वो एलिगेशन अगर प्रैक्टिकल हैं, एक आम आदमी समझता है कि हाँ भाई ये चीज़ सब चीज़ें हो सकती है एक पत्नी के साथ में, इस तरह की क्रूरता पॉसिबल है, तो एक बात अच्छी है। लेकिन जब आप कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी एलिगेशन लगा रहे हो, यहाँ कुछ कह रहे हो, वहाँ कुछ कह रहे हो, तो सीधी-सी बात है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें चलने वाली नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन सब बातों को आधार मानते हुए पत्नी की जो एफआईआर है 498 उसको पूरी तरह से क्वैश करते हुए पति और उसके जो परिवार वाले हैं उनको बहुत बड़ी राहत दी। तो दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी से आपको ये समझना है कि आपको सबसे पहले तो जो पत्नी के द्वारा लेट मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं 2-3 साल रुकने के बाद में, तो इस तरह के जो मुकदमेबाजी की जाती है उसमें आपको ये चीज़ सामने लेकर आनी है कि कितने टाइम का डिले है। दूसरा, उनके बयानों में और एफआईआर की जो स्टोरी है, उसमें अगर कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और जिस तरह के एलिगेशंस पत्नी के द्वारा लगाए जाते हैं, उनका कोई आधार है या नहीं, या सिर्फ़ हवा में ही एलिगेशन लगा दिए जाते हैं, तो वो चीज़ भी आपको नोट करके कोर्ट के सामने बतानी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में बताई गई बात समझ में आ गई होगी, और इसके ज़रिए आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस-किस तरह से किन चीज़ों को पॉइंट आउट करते हुए अपने केस में अपने आप को आपको डिफेंड करना है, सेव करना है अपने आप को। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ में, ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।